गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। कल के लेक्चर में हम लोग क्षितिज गद्यखंड चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद, लेखक जाबिर हुसैन। तो हम लोगों ने लेखक के बारे में भी जाना और चैप्टर में जाबिर हुसैन ने जो सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी के बारे में बताया है, उनके बारे में भी जाना, किस प्रकार से उनका पक्षी प्रेम पूरे विश्व में, पूरे देश में जो है विश्वविख्यात था। आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। इसमें प्रश्न अभ्यास में हम लोग अब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? ये पहला प्रश्न है। ये काम आपको फेयर कॉपी में करना है। तो इसका आंसर पर आते हैं। आंसर फर्स्ट, बचपन में सालिम अली की एयर गन मतलब बच्चे वगैरह जिस गन से खेलते हैं उसको एयर गन कहते हैं। एयर गन से नीले कंठ वाली एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गौरैया को देख उनका मन द्रवित हो उठा। द्रवित होने का मतलब दुखी हो उठा। वे उसकी सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। कहने का मतलब, जब सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी तो उन्होंने अपनी सेवा और सहयोग से उसको स्वस्थ किया और उसके बारे में जानकारी करने में जुट गए। उसके बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई। पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। तो जब पक्षियों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करने लगे तो धीरे धीरे उन्हें पक्षियों और प्रकृति से लगाव हो गया और फिर वो एक पक्षी प्रेमी के रूप में ही उनका जीवन बदल गया। जो एक सामान्य मनुष्य या व्यक्ति के रूप में उनका जीवन था, वो एक पक्षी प्रेमी के रूप में परिवर्तित हो गया। दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा? चित्र खींचने का मतलब बताया होगा। यहाँ कोई डायग्राम बनाना या कोई चित्र बनाने से तात्पर्य नहीं है कि पर्यावरण के संबंधित किस प्रकार के खतरे थे जो सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से बताया कि उस समय पक्षियों को लेकर के, किस जगह के पक्षियों को लेकर के और किस प्रकार का खतरा था। तो जब बताया तो इतने भावात्मक रूप से उन्होंने बताया कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। मतलब वो भी उनके भावात्मक शिकायत से वो भी क्या हो गए, बहुत ही, उनका भी दिल बहुत द्रवित हो उठा, बहुत दुखी हुए कि हमारे देश में इस प्रकार से प्रकृति क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। क्योंकि पशु पक्षी या मनुष्य जो भी हैं, क्या हैं, ये प्रकृति के ही अमूल्य अंग हैं। तो हम लोग तो अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन पशु पक्षी क्या होते हैं, अगर मनुष्य उनके ऊपर ध्यान नहीं देता तो वो क्या हो जाएंगे, इस संसार से विलुप्त हो जाएंगे। तो
मनुष्य तो इस संसार के ईश्वर की जो सृष्टि है सबसे श्रेष्ठ सृष्टि माना जाता है मनुष्य। तो मनुष्य अपनी भी रक्षा करता है और इस प्रकृति में जो रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ वन नदियाँ सबका संरक्षण करता है संवर्धन करता है। तो इस प्रकार से मनुष्य अपना भी बचाव करता है अपना भी सुरक्षा करता है और प्रकृति का भी करता है। तो दूसरे प्रश्न के आंसर को समझते हैं। सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली, केरल में साइलेंट वैली है, उसके बारे में सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से चर्चा की। क्या यहाँ दिक्कत थी? साइलेंट वैली को रेगिस्तान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उधर से जो हवाएं भी चलेंगी वो भी क्या होंगी, बहुत गर्म होंगी। तो साइलेंट वैली में जो पशु पक्षी थे वो गर्मी से क्या रहते थे, परेशान रहते थे। को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए। उन्होंने पर्यावरण या प्रकृति और पक्षियों पर होने वाले खतरों से उन्हें अवगत कराया तथा वनों की अंधाधुंध का मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा, भाई प्राचीन काल से हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है वो वनों पर निर्भर रहा है। वनों से हमें विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियाँ जलाने के लिए लकड़ी, इमारती लकड़ियाँ बहुत कुछ मिलती हैं, लेकिन उतना हम उपयोग नहीं करते थे जितना अब करते हैं। और पहले के लोग क्या करते थे, वृक्षारोपण भी करते थे, प्लांटेशन करते थे, वृक्षों को लगाते थे। और शहरीकरण इतना नहीं था, लकड़ियों की इतनी खपत नहीं थी। लेकिन आज शहरीकरण बढ़ रहा है, लकड़ियों का विभिन्न प्रकार से उपयोग होने लगा है और उसके बदले में वृक्षारोपण नहीं हो रहा है और वृक्ष घट रहे हैं। तो उसी के बारे में लेखक कह रहा है कि वनों की अंधाधुंध कटाई से भी अवगत कराया कि इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, इस पर रोक लगाया जाए, वनों को इतना नहीं काटा जाए, क्योंकि जो वन होते हैं वो मानसूनी बादल को रोकते हैं और वर्षा को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सालिम अली के ऐसे निस्वार्थ बातें, मतलब सालिम अली का इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, वो क्या था, एक सामाजिक स्वार्थ था, एक देश के प्रति उनकी सहानुभूति थी। कोई उनकी व्यक्तिगत कोई वन नहीं था, कोई उनका व्यक्तिगत कोई बाग नहीं था, या उनको कोई व्यक्तिगत उनके पशु पक्षी नहीं थे। एक देश और एक ऐसे लोगों की लड़ाई वो लड़ रहे थे जो अपनी समस्या को हमारे सामने नहीं रख सकते, क्योंकि पशु पक्षी हमसे कुछ बोल नहीं सकते, केवल हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तथा पर्यावरण की चिंता जानकर चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई थीं जब उन्होंने उस साइलेंट वैली के बारे में बताया कि किस प्रकार से दिन प्रतिदिन पक्षी अपने जान गंवा रहे हैं, क्योंकि उनका जो शारीरिक क्षमता है इस प्रकार की गर्म हवाओं को झेलने के लिए वो सक्षम नहीं है। और हम लोग जो देशवासी हैं उनको बचाने में अक्षम हैं, तो वो सरकार के सामने अपनी समस्या को रखे कि सरकार इस पर कोई प्रयास करे जिससे इनको मरने से या इनका अंत होने से रोका जा सके। ये आपका दूसरा प्रश्न है का उत्तर। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया
लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ये लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने कहा, मतलब कि जो चाहे वो कोई व्यक्ति जिसके जहाँ रहेगा तो जिसके साथ रहेगा वो व्यक्ति ज़्यादा जानेगा, भले उसका रिलेशन किसी और के साथ हो, लेकिन वो जिसके साथ ज़्यादा समय कहने का मतलब कोई व्यक्ति बिताता है वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है। तो ये फ्रीडा ने कहा। इसके प्रश्न आंसर को उत्तर को समझ लें। सालिम अली की तरह ही D.H. लॉरेंस भी पर्यावरण और पक्षी प्रेमी थे। जैसे सालिम अली एक पर्यावरण और पक्षी प्रेमी थे, उसी प्रकार D.H. लॉरेंस जो कि एक क्रिश्चियंस थे वो भी पर्यावरणविद और पक्षी प्रेमी थे। वे अपने आसपास पर्यावरणीय गतिविधि, पर्यावरण की जो गतिविधि होती थी और पक्षियों की जानकारी लेने में सारा वक्त, सारा समय व्यतीत करते थे। पक्षी भी उनके साथ अपनत्व का व्यवहार करते थे, मतलब पक्षी भी उन्हें जो है गैर नहीं समझते थे, उन पक्षी भी उन्हें अपना समझते थे और D.H. लॉरेंस भी पक्षियों को अपना ही समझते थे। यही कारण रहा होगा कि फ्रीडा ने कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मतलब जितनी D.H. लॉरेंस की पत्नी नहीं D.H. लॉरेंस के बारे में जानती थी, उतनी बातें उनके छत पर बैठने वाली गौरैया D.H. लॉरेंस के बारे में जानती थी। ये एक प्रकार से अतिशयोक्ति भी है, जैसे हम लोग अलंकार पढ़ते हैं तो एक अतिशयोक्ति की भी बात इन्होंने थोड़ा सा इसमें लेखक ने कहा है। अब जो चौथा प्रश्न है वो आशय स्पष्ट करने वाली पंक्तियां हैं। इसमें एक पंक्ति को आज हम लोग लेंगे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप का मतलब मॉडल बन गए थे। इसका आशय समझ लें। D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति के अत्यंत निकट थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण से पक्षियों को होने वाले खतरों से बचाने में बिता दिया। ये चौथे का जो है प्रश्न नंबर 4 की जो पंक्ति है उसका आशय है, यानी अर्थ स्पष्ट करना है। इसमें से आपको जो है इन प्रश्नों को वही गद्य खंड वाली कॉपी में, क्षितिज वाली कॉपी में करना है। अच्छा, ये कल कुछ बच्चे बता रहे थे कि A to E में शायद चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर नहीं कराया गया है। तो ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा तो हम A to E या सभी को एक बार हम वो करा देंगे, तो जिन जैसे F to J का वो चैप्टर हो गया है तो उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो A to E वाले स्टूडेंट हैं वो उसका प्रश्न उत्तर कर लेंगे। जैसे लहासा की ओर शायद वो चैप्टर पढ़ लिए हैं, उसका क्वेश्चन आंसर नहीं कराया गया है, वो साधना मैम पढ़ा रही थी, तो इसमें वो परेशान ना हो। कुछ बच्चे कल कमेंट कर रहे थे तो उसका हमने उनको आश्वासन दिया कि वो मैं करा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।